बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। शहबाज शरीफ साहब को बिलाखिर आज के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत मिल गई। 17 जून तक नैब को नोटिस जारी हुआ है, नैब ने जवाब देना है। शहबाज शरीफ साहब आज नमूदार हुए लाहौर हाई कोर्ट में। सवाल लोग ये कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने नैब को लिखा था कि उनसे जो ऑनलाइन फैसिलिटी है, यानी स्काइप के थ्रू या किसी वीडियो लिंक के थ्रू इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए या मज़ीद कुछ जानना चाहती है नैब तो कर ले, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वल्नरेबल हैं अगेंस्ट कोरोना, बिकॉज वो कैंसर सर्वाइवर हैं। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब आज लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए तो वहाँ पर बड़ी तादाद थी उनके सपोर्टर्स की, वोटर्स की, और वहाँ पर कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। और आई एम श्योर जो लोग कमरा अदालत में भी शहबाज शरीफ साहब के साथ मौजूद होंगे वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल होगा। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिल गई, लेकिन आज ही के दिन कुछ क्लिप्स हमने आपको दिखाए। सवालात हुकूमत से दोबारा उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नैब बहसीत एक इदारा ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों। नैब ब्लैकमेल क्या हो सकता है? एक हुकूमती इदारा हुकूमत के आगे ब्लैकमेल हो सकता है? क्या उसका सरबराह ब्लैकमेल हो सकता है? ये पूरी रुदाद है जो कि आज ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया टॉक यही बता रही है। आज ही के प्रोग्राम में कुछ आम सवालात जो कि अपोजिशन की तरफ से खड़े किए गए हैं हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे, और कुछ बात आज प्रोग्राम के एक हिस्से में होगी कि कोरोना का जो मामला है वो काबू से बाहर होता जा रहा है। आज भी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें ये फैसला शायद किया गया कि मज़ीद लोगों को एजुकेट किया जाएगा। अब इससे ज़्यादा एजुकेट क्या करना, बहुत बड़ी कैंपेन हुई है, मीडिया भी कर रहा है, हुकूमत ने की है, लेकिन अगर ये महसूस किया जा रहा है कि कोरोना का जो जिन है वो बेकाबू हो रहा है तो इसके लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि लोग तो कम से कम इस वक्त एहतियात नहीं कर रहे और एक बड़ी तादाद हमें यही बता रही है। अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, मुताज नहीं मेरे साथ स्काइप पे मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहबा MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब हैं, बहुत शुक्रिया आपका, लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मलिका बुखारी साहबा मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, MNA हैं, मुझे ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से, बहुत शुक्रिया आपका भी। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि उठाए गए हैं। अब एहतसाब के ऊपर एतराज़ क्यों हो रहा है, या शहबाज शरीफ साहब से जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी हम पूछेंगे आज के प्रोग्राम में कि उनके जवाब क्यों नहीं आते, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने एक अर्ज़ की थी कि जो लिंच पिन है वो कोई और है, वो शहबाज शरीफ साहब नहीं है, वो उनके साहबजादे हैं जो कि यहाँ पर नहीं। उनके साहबजादे ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं मुझे अगर इंसाफ मिलने की तवक्को हो तो मैं आकर जवाब भी दे दूँ, लेकिन इंसाफ मिलेगा नहीं। लेकिन तासुर क्यों ऐसा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत अभी तक ये कम से कम अपोजिशन पर बावर नहीं करा पाई कि हम एहतसाब में जो स्टैंडर्ड है उसको यकसा रखे हुए। इमरान खान साहब ने 26 जुलाई 2018 को अपनी विनिंग स्पीच में क्या फरमाया था, लोगों की याद दहानी के लिए सुन लेते हैं। ये पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी, किसी मुखालिफ के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। कानून की बालादस्ती का मतलब हमारा कोई गलत करेगा उसको भी कानून पकड़ेगा, जो मर्जी गरीब अमीर ताकतवर कमजोर जो इस मुल्क के कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। हम इंशाल्लाह इसमें आपको मिसाल सेट करके दिखाएंगे कि कानून सबके लिए एक बराबर होगा। हुकूमत से ही सवाल बनता है। मलिका बुखारी साहबा, अपोजिशन के रहनुमा मेनली अगर देखा जाए तो नैब ने उनको पकड़ा भी, कुछ की बेल हो गई, कुछ के मामलात अभी तक हैं, कुछ को नैब शायद दोबारा भी पकड़ सकता है। शहबाज शरीफ साहब इज़ वन ऑफ देम, उनको गिरफ्तारी के लिए नैब ने कल उनके घर पे छापा भी मारा था। बट सवाल यही है जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कुछ क्लिप चलाए गए, मैंने आपको सुनाए भी, वो सवाल यही है कि चाहे मेडिसिन का स्कैंडल हो, वो वज़ीर फारग हो जाएं, एक स्कैम हो, कोई उसके ऊपर इंक्वायरी भी नहीं होती। शुगर रिपोर्ट आ गई, डिटेल आ गई, उसमें कुछ वज़रा के जो कॉन्डक्ट है उसके ऊपर भी सवाल, कुछ मुशीरों के कॉन्डक्ट के ऊपर भी सवाल उठाया गया, इवन जजमेंट तक को क्वेश्चन कर दी जाता है। BRT का मामला है उस पर कोई सवाल नहीं होता, मालम जब्बा का इशू है उस पर कोई नैब कार्रवाई नहीं करता। तो ये तासुर क्यों है बार बार इस हुकूमत पर, और आप क्यों अब तक नहीं साबित कर पा रहे कि नहीं ये एहतसाब जो है इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं है? यहां से लगता है कि फेवरेटिज्म है, हुकूमत के लोगों का एहतसाब नहीं हो रहा। आप सिर्फ कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए पर होता नहीं है आपके लोगों का। मलिका साहब,
دیکھیے منی، پہلی بات تو یہ کہ جو تعصب پھیلایا جا رہا ہے کہ نیب ایک خود مختار ادارہ نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سیاسی انتقام کر رہے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف، یہ جو بیانیہ ہے ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو سوٹ کرتا ہے. بیکاز یہ دیکھیں، آپ نے اس کا آپ کو ایک جواب دیتے ہیں کہ کل آپ نے کیا دیکھا. دیکھیں کل آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص جو پنجاب کے 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، سب سے اعلیٰ منصب سنبھال چکے ہیں، انہوں نے کل پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں. دھجیاں کیسے اڑائیں کہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے ایک خود مختار قانونی ادارے کو اور ان کے جو رہنما ہیں ان کو جواب دہ نہیں ہوں. یہ بات صحیح ہے کہ میرے پاس 40,000 ارب کا بجٹ تھا جو میرے اشاروں پہ چلتا تھا. میری فیملی کے اوپر $26 ملین کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے. میرے اثاثوں میں 10 سال میں 85% انکریز ہوا. لیکن پھر بھی میں پاکستان کے خود مختار ادارے کو جواب دہ نہیں ہوں. پاکستان کا عام آدمی، چھوٹا چور جو 5,000 روپے کی، 10,000 روپے کی، لاکھ روپے کی چوری کرتا ہے، وہ تو جیل ضرور گیا ان کے دور حکومت میں، لیکن انہوں نے پاکستان کی عوام کے پیسے کے ضامن رہ کر بھی یہ کہتے ہیں کہ میں اداروں کو جواب دہ نہیں ہوں اور نہ میں جواب دوں گا. اور میں ان کے اس آمرانہ رویے کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ورکرز اور جو رہنما شامل تھے ان کا کردار بھی بہت افسوسناک ہے. دیکھیں جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے عمل کی بات ہے، دیکھیں آپ نے کیا دیکھا منیب، اور اس پہ بہت ڈسکشن ہوئی کہ جو چینی کی انکوائری ہے، پہلی دفعہ عوام کے منتخب وزیراعظم نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک ایریا ہے جس کو کارٹیلز، شوگر مافیا ڈومینیٹ کر رہے ہیں، جو سالہ سال اپنی من گھڑت پرائس جو ہے حکومت کو کوٹ کرتے، حکومت اس کو تسلیم کرتے، سبسڈی دیتے، اور یہ ایشو چلتا رہا. لیکن ہم نے اپنے دور حکومت میں دیکھا کہ چینی کی پرائس اوپر گئی، ہم نے اس کا اعتراف کیا، ہم نے 2.4 بلین کی سبسڈی دی. پاکستان مسلم لیگ نواز نے 26 ارب کی دی. کوئی انکوائری نہیں ہوئی. ان کے دور حکومت میں ڈالر کی پرائس اوپر نیچے گئی. آپ بتائیے انکوائری ہوئی؟ نہیں ہوئی. پاکستان کی عوام کے 2015 کے اندر، 2017 کے اندر پاکستان کی عوام کے پیسے کا استحصال ہوا، چینی کی پرائس اوپر گئی، کوئی انکوائری نہیں کی. میں کمپلیٹ کر دوں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے غلطی کا تعین کیا، فورینزک آڈٹ آرڈر کیا، ہم نے اپنی پارٹی سے احتساب کا عمل شروع کیا. پھر کیا کہا کہ ان لوگوں کے خلاف فوجداری مقدمات چلائیں، ان لوگوں کے خلاف ٹیکس ریکوری کریں، ان لوگوں کو آپ احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. اچھا، آپ نے کہا یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. ٹھیک ہے، آپ نے نیب کو بار بار کہا خود مختار ادارہ. الزام یہ ہے کہ وہ خود مختار نہیں ہے اور وہ آپ کے ہاتھوں، حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے. آپ نے کہا یہ شوگر کرائسس کے اندر وزیراعظم نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا، لیڈرشپ دکھائی. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے رپورٹ آ گئی ہے، پر چینی تو آج بھی 90 روپے کی مل رہی ہے. ان کے لوٹ گئے، کھا گئے، سب کچھ کر گئے ہوں گے، پر ان کے دور میں چینی سستی تھی. آپ کے اس تمام ایکشن کے باوجود چینی آج بھی 90 روپے کی ہے. بس سوال یہ ہے، یہ میں تو مجھے تو کامن آدمی جو سڑک کے اوپر بات کرتا ہے نا، میں تو اس کی بات آپ سے کر رہا ہوں. میں عرض کرتا ہوں جی کہ آج کے دور کی بات. جی منیب، آئی تھنک آپ تاریخ سے واقف ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے انہی نیوز پیپرز کی ہیڈ لائنز ہیں کہ شوگر پرائس کے انکریز سے عوام کا استحصال ہوا کہ 140 روپے کے اوپر شوگر پرائس اس سے تجاوز کر گئی. انہی کے دور حکومت میں ان کو ایگزانریٹ نہیں کر رہا ملکہ بخاری صاحبہ، میں نہیں کر رہا. میری عرض سن لیجئے گا، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. میرا صرف سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے کہا شہباز شریف صاحب کے خاندان کے اوپر $26 ملین کے اثاثوں کی بات ہے، بالکل ان کو جواب دینا چاہیے. آئی ایم فار اٹ. سوال یہ ہے کہ ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے کمپلینٹ کی خسرو بختیار صاحب کے خلاف. کیا کمپلینٹ ہے کہ ان کے اثاثے 10 گنا بڑھ گئے، 20 گنا بڑھ گئے، 100 ارب کے ہو گئے. وہ ویریفیکیشن سے آگے نہیں جاتا معاملہ. نیب کچھ کرتا ہی نہیں ہے. وہ وفاقی وزیر ہے، پہلے ایک تھے منصب تھا، آج دوسرا منصب ہے. ابھی میں نے ابھی وہ میڈیسن کا ذکر کیا، وہ وزارت سے فارغ ہو گئے. کسی نے پوچھا نہیں ان سے کہ بھائی آپ پر جو اتنا بڑا الزام ہے، نہ نیب نے پوچھا، نہ وزیر اعظم نے پوچھا کہ بھائی کریں میرے وزیر کی انکوائری. میں نے تو پہلے دن کہا تھا ان کی انکوائری ہونی چاہیے میرے وزیروں کی. کسی نے کچھ کیا نہیں. یہ اس لیے شور مچا رہے ہیں، یہ بڑے غلط لوگ، لیکن اس لیے مچا رہے ہیں شور. نہیں منیب، بات یہ ہے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں. آپ نے وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ سنائی ہمیں، وزیر اعظم نے اس میں کیا کہا؟ بلا تفریق احتساب.
किसी सियासी वाबस्तगी का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए खुद मुख्तार इदारे के ऊपर। हम क्या कह रहे हैं, हम तो जब हमारे देखें अलीम खान साहब के ऊपर नैब ने केस बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने और लीडरशिप ने उनको डिफेंड नहीं किया। जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान के एक नुमाया लीडर थे, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, चीनी स्कैंडल के ऊपर उनके ऊपर इश्यूज सामने आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका दिफा नहीं किया। इसी तरह एक और वज़ीर खुराक थे, उनको पंजाब में हटाया गया। ये दो जो आप वज़ीरों की बात करें, आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी नुमाइंदे ने नहीं कहा कि नैब को इनका एहतसाब नहीं करना चाहिए। मैं नैब की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन नैब इसका तयन करें कि किसका एहतसाब होना चाहिए और किसका नहीं। और अगर इनके खिलाफ कंप्लेंट जो है उसकी बेसिस ठीक है तो जरूर नैब हमारे रैंक्स में से भी जो भी लोगों के ऊपर करप्शन की ओके, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, काइंडली होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। मैं जरा ठीक है, आप एहतसाब की बात करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते। मैं वैसे आपकी भी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज कर दूं, क्योंकि माशाल्लाह आप सब वकील हैं, आज़मा बुखारी साहब भी माशाल्लाह वकील हैं, चौधरी साहब भी अच्छा भला कानून समझते हैं, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, कि बड़ा दिलचस्प हुआ कि बाबर अवान साहब की भी शायद गालिबन वो उनके एक्विटल के खिलाफ को अपील सी है। बड़ा ज़बरदस्त बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबर अवान साहब को एक्विट जब वो हुए तो किस जज ने उन्हें एक्विट किया था आपको पता है चौधरी मंजूर साहब? उस जज का नाम क्या था? अरशद मलिक साहब ने जी एग्जैक्टली, अल मशहूर अरशद मलिक साहब ने। अब बात यह है कि आज उनकी अपील थी, उस पर नैब पेश नहीं हुई। अच्छा, उस पर पेश नहीं हुई। अब सवाल मुझे बताना था आपको। हाँ नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ जी कि वहाँ कोई पेश नहीं हुआ। चौधरी साहब 3 नाम है, सब्तैन खान, अलीम खान, जहांगीर तरीन साहब का अब शुगर में नाम आ गया। वो कहते हैं नहीं देखें एहतसाब तो हो रहा है, एवं तुसी रौला पाया चौधरी साहब एहतसाब नहीं होता हुकूमत का, हो रहा है सर, और की चाहते हो तुसी? अच्छा मुनीब साहब, सबसे पहले तो मैं आज इन्होंने एक बहुत खौफनाक फैसला किया है। स्टील मिल के कोई 9-9.5 हज़ार मजदूरों को इन्होंने फ़ारग कर दिया है। इमरान खान साहब ने स्टील मिल के गेट पे खड़े होकर, मैं अभी आपको तकरीर भेज दूंगा उनकी, जिस पे कहा था कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, हमारे पास बड़े ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स हैं और हम इनको चलाएंगे, और आज उनको निकाल दिया। उससे पहले इन्होंने एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाया था PIA में, उसका नतीजा देख लिया आपने जहाज़ के गिरने से, वरना तो पायलट इनकार कर देते थे कि अगर कोई ख़राबी है तो मैं नहीं उड़ाता। उसके बाद अभी इन्होंने एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाया है। इस मजदूर दोस्त हुकूमत ने, दोस्त कहें या दुश्मन कहें, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, उनकी यूनियन के ऊपर भी उनको जो राइट था वो भी ले लिया। और इसके खिलाफ हम ILO में जा रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगा था PIA पे, और ILO ने पाकिस्तान की मेंबरशिप जो थी उसको ख़त्म कर दिया था कि जब तक बहाल नहीं करते हम आपकी मेंबरशिप सस्पेंड करते हैं। ठीक है जी। देखिए, दूसरी बात जो आपका सवाल है, उससे पहले मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे। इमरान खान ने आते ही कहा था कि जब ईमानदार लीडरशिप आती है तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा। अब मैं देख रहा था कि हाँ बिल्कुल, चीनी ऊपर चली गई है, आटा ऊपर चला गया है, दालें ऊपर चली गई हैं, गोश्त ऊपर चला गया है, तेल ऊपर चला गया है, खाने का तेल ऊपर चला गया है, कोरोना से लोग ऊपर जा रहे हैं, अब टिड्डी दल से लोग ऊपर जा रहे हैं। सर टिड्डी दल ते कोरोना ते प्राइम मिनिस्टर नहीं लेके आए ना, तुसी भी सर थोड़ी सख्ती कर रहे हो चौधरी साहब। नहीं, सख्ती नहीं कर रहे। इन्हां कीता कि पिछले साल टिड्डी दल ते पिछले साल दी गल है, तुहानू याद नहीं है जरदारी साहब ने खड़े होके क्या सी कि कुछ करो। जून दे बजट पूरे साल में क्या किया इन्होंने बता दें, ये किया है, कोरोना पे बता दें क्या किया है। सो हम इनसे कहते हैं कि ये बड़े मासूम लोग हैं, ये बिल्कुल कोई इनका कोई वजीर जो है वो करप्शन में नहीं है, कोई वजीर इनका या कोई MNA लोटा नहीं है, सारे जेन्युइन PTI के लोग हैं। आप लोग ये नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले खामखा इन पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और खामखा इनको तंग करते रहते हैं। किसी का कोई केस नहीं है, ना BRT का कोई केस है, ना मालम जब्बा का कोई केस है, ना एहतसाब कमीशन का कोई केस है, ना वो सुनामी ट्री का कोई केस है, ना खैबर बैंक का कोई केस है, ना एजुकेशन का वहाँ से केस है, ना यहाँ पे दवाइयों वाला कोई केस है, ना मास्क की एक्सपोर्ट वाला कोई केस है, कोई केस नहीं है। ये तो बेचारे ऐसे खामखा, ना चीनी वाला, चीनी पे 2 इश्यूज थे, सादा से इशू थे। इनके अपने वजीर ने खड़े होकर जिससे इस्तीफा लिया, असेंबली में कहा जी कि इसकी इंक्वायरी कराएं। इंक्वायरी 2 इश्यूज पे होनी थी कि चीनी की कीमत में इजाफा क्यों हुआ है और ये इस इजाफे के जिम्मेदार कौन है। अब 2 चीजों पे कोई आपको रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं। मैंने रिपोर्ट को चाटना है, अगर लोगों की जेबों से पैसे आज भी निकल रहे हैं, चीनी की
कीमत में इजाफा, तो मैंने रिपोर्ट को क्या करना है, उसको आग लगा दे बेशक मेरी तरफ से, मैंने क्या करना है साहब। इसका मतलब ये ना मान गए सर कि हुकूमत में नेक लोग हैं। कल हाँ बिल्कुल नेक नीति से ये सारे इतने सारे जितने काम किए हैं, BRT से लेकर ये चीनी की रिपोर्ट तक बहुत नेक नीति से किए हैं। और मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि अगर तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से कोरोना का खात्मा हो जाए तो नून लीग को चाहिए कि वो पेश कर दें उनको। अच्छा। और अगर टिड्डी दल का खात्मा मुराद अली शाह के पेश होने से होगा तो वो कल पेश हो रहे हैं उनको गिरफ्तार करने। ये बजट से पहले ऐसी कौन सी आग लगी है, दोनों मसाइल ठीक हो जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, बजट से पहले क्या ऐसा हो गया है सर, वो अभी पता लग जाएगा एकदम से पेश। वो मैं अभी मलिका बुखारी साहब हमें आगे चल के बताएंगे कि क्यों जरूरी है एहतसाब और बर वक्त एहतसाब क्यों जरूरी है। अज़मा बुखारी साहब, मैं आपसे सवाल करना है लेकिन मैंने आपको कुछ सुनवाना भी है। जो मसला है ना वो ऐसी स्टेटमेंट से आ जाता है। मैं आपको सुना देता हूँ, फिर ज़रा आपसे जवाब लेता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब कल एक टेलीविज़न प्रोग्राम में क्या फरमा रहे थे जब उन्होंने खुद ये बात इनिशिएट। अज़मा बुखारी साहबा, वैसे ऐसी ही स्टेटमेंट से ना प्रॉब्लम होता है। शहबाज साहब का भी मसला ये है, वो नैब पूछ रहा है उनसे कि जनाब ये बता दें कि अकाउंट्स और ये मामले, वो सुलेमान शहबाज साहब भी एक दफ़ा जियो के एक प्रोग्राम में आए थे, बार बार उनसे पूछा जा रहा था लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब उन्होंने भी नहीं दिया। आप लोगों के नज़दीक ये कोई मसला नहीं है कि किसी आप अपने मुलाजम के नाम पे अकाउंट खोलें, उसके अकाउंट में मिलियंस ऑफ रुपीज़ आएँ और वो फिर आप तक आएँ और वो कोई इशू ही नहीं है, फिर वो काबिल दस्तअंदाजी कानून नहीं हो सकता वो कुछ? शुक्रिया मुनीब। जो राना साहब ने पूछा उसका जवाब तो मुझे नहीं मालूम कि वाकई कोई ये कौन से कानून के तहत कौन सी शिक लगती है, इसके ऊपर वाकई मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा। आपको पता हो तो आप बता दीजिएगा। मेरी गुजारिश यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है कि ये जाहिद कशकोरी साहब ने उनकी भी एक रिपोर्ट है, खुसरो बख्तियार की भी एक मुलाजिम जो पिंड दादन खान का है, उसके अकाउंट में भी 40 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ है, उसकी तो बात नहीं करते, ना आप बात करते हैं ना कोई और बात करता है। अगर ये कारोबारी लोगों ने सारा मुझे गुजारिश करते हैं, आपने अनइंटरप्टेड टाइम दिया था बाकियों को। प्लीज मेरी गुजारिश इसमें सिर्फ इतनी है कि अगर ये कारोबारी लोगों ने कोई मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ था और ये किसी एक ने नहीं किया होगा, यकीनन ये बहुत सारों ने किया होगा, सब ने किया होगा, और इसके ऊपर जो जितना किसी का हिस्सा बनता है उसके मुताबिक सजा मिलेगी ना। अब जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार जो है वो 40% बनते हैं कार्टेल का। अच्छा। उनको पर 40% की सजा मिलेगी ना, हमारा 1% के करीब जो है वो हिस्सा बनता है, फिर हमें 1% की सजा दे दें। लेकिन ये अजीब बात है कि जैसे चौधरी साहब ने कहा कि जो पूछने के लिए आपको ये रिपोर्ट बनाई थी उसका तो जवाब नहीं। वजीर तजारत जो है वो पहली रज़ाक दाऊद की समरी जो 1 मिलियन की थी और जो वो कहते हैं कि इसको भेज दें, वो 11 करके भेजते हैं और कहते हैं फौरी तौर पे करो और जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वो हटा दो। वो वजीर तजारत इमरान खान ने की, उसके ऊपर कोई जवाब, उसके ऊपर चीनी की रिपोर्ट में कुछ लिखा है। जैसे आपने कहा प्राइसेस आज भी वही हैं, इनके मुताबिक एक रुपया इजाफा हो तो 5 अरब रुपया लोगों को वो कटता है। ये जब से सादिक और रकीब वही हुकूमत आई है ना, वो कितने अरबों बन गए हैं, जरा कैलकुलेट कर ले, मेरा तो कैलकुलेटर नहीं चलता इसके आगे। अब मुझे थोड़ी सी बात नैब के उसके ऊपर करनी है। देखिए बड़े मासूम हैं हमारे पीटीआई वाले, और मलिका तो बेचारी बहुत ही मासूम है और आज कुछ ज्यादा मासूमियत का मुजाहरा कर रही है। चेयरमैन नैब जो है वो अपने मुंह से कह चुका है मैं हाथ नहीं लगा सकता, हुकूमत गिर जाएगी। फिर वो ब्लैकमेल भी होते हैं, आपको सबको पता है। वो अब याद है ना एक कोई प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम आपको पता है उसकी फोरेंसिक होनी थी, उसकी रिपोर्ट आनी थी और नून लीग ने वो कराया था, उसको पकड़ा जाना था। कहाँ है वो बताइए? उसकी रिपोर्ट आई, पकड़ा आपने। अब जब आपने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ हुआ है। आज अरशद मलिक साहब की जो वीडियो वाला केस है उसमें तारिक महमूद साहब जो हैं उनकी जमानत के ऊपर जो है वो आज पेशी थी, उसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसमें उन्होंने नैब के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए और उन्होंने कहा जब वीडियो होगी तो ब्लैकमेल तो होगा। तो अब मेरा सवाल ये है कि जो हम कह रहे हैं कि ये बगल बच्चा है, ये बच्चा जमूरा है, इमरान खान कहते हैं बच्चे जमूरे, फलाने को पकड़ ला, वो भाग पड़ते हैं, पकड़ लाते हैं। अभी बताइए ना, हमने जवाब देने से कब इनकार किया? 1 मिनट, हमने कब इनकार किया? जाते रहे ना शहबाज साहब, पहले भी जाते रहे। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की आपको मालूम है मुझसे ज्यादा, अब तो स्काइप के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अब वहां पर मुकदमात की समाअत होती है। अच्छा, नहीं होती? मुकदमात के फैसले नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो सकती थी पेशी शहबाज शरीफ की? और अब वही बात है, क़यामत क्या आ गई? उसका जवाब दे दिया शिबली फराज साहब ने, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने, जो आपकी हेडलाइंस भी चल रही है आज, उन्होंने कहा वजीर आजम बना फिर रहा था।
تو بس آپ کو پتا ہونا چاہیے وزیر اعظم بنا پھر رہا تھا, ان کو خوف لگ گیا, کارکردگی پہلے پلے کوئی نہیں, ملک کو تباہ ہم نے کر دیا ہے, تو اب یہ نہ ہو کہ کوئی آلٹرنیٹ وزیر اعظم جو ہے وہ نکل کے سامنے آئے تو پکڑ کے ڈال دو. تو وہ آج حکومت نے خود جواب دے دیا, مجھ سے جواب کیا لے رہے ہیں آپ. اور جو آج نیب نے جو آج وہ پیش نہیں, بابر اوان کے اوپر کیس سپریم کورٹ نے کرایا تھا, منیب بابر اوان کے اوپر سپریم کورٹ نے نندی پور کا کیس کرایا تھا نا, اس کے اوپر ان کو بریت دے دی ارشد ملک صاحب نے ایک ہفتہ اپنے فارغ ہونے سے پہلے, اور اس کے بعد آج اس اپیل کے اوپر کوئی پیش نہیں ہوا. زلفی بخاری کے اوپر ان کے ڈاکیومنٹ موجود ہیں کہ وہ کوپریٹ نہیں کر رہے, وہ شامل نہیں ہو رہے, ان کو فارغ کرا دیا. فردوس باجی ہماری پیاری پتہ نہیں کہاں چلی گئی, وہ فردوس باجی جو ہیں ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے, وہ فارغ ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی بھی آپ کہیں آپ کے عمران خان کا وہ بغض کا قانون جو عمران کے لیے اور ہے, شہباز کے لیے اور ہے, ہم نہیں مانتے. وہ بغض کا قانون جو شاہد خان کے لیے اور ہے, آپ نے بھی کافی دیر بول لیا, میں کافی کچھ پوچھ رہے ہیں آپ حکومت سے مجھے, اور جہانگیر ترین کے لیے اور ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اچھا میں ذرا, یہ بغض کا قانون ہے, بغض آپ کے نزدیک بغض, لیکن ملکہ بخاری صاحبہ I'm sure ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے جواب دینے کے لیے. بریک سے واپس آئیں گے تو میں نے ان کو کچھ سنوانا بھی ہے, ان سے بھی پوچھنا ہے, انہوں نے جواب بھی ان ساری باتوں کو, she has the right to respond. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں, یقینی طور پر پوچھیں گے ملکہ بخاری صاحبہ سے, وہ رسپونڈ بھی کرنا چاہیں گے. لیکن ایک سوال ہے جو کہ آج پوچھا گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے, یعنی احسن اقبال صاحب کی طرف سے, سن لیتے ہیں پھر میں اس کا بھی جواب لے لیتا ہوں. احسن اقبال صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے بھی اتنا انکم ٹیکس دیا جتنا عمران خان نے دیا. میں تو ایک کنال کے کرائے کے گھر میں گزارا مشکل سے کرتا ہوں. مجھے عمران خان وہ ٹیکنالوجی بتا دیں کہ وہ اسی انکم ٹیکس کے اندر 300 کنال کے محل میں شہانہ زندگی کیسے گزارتے ہیں, اور 10 کروڑ روپے کا نیا گھر زمان پارک میں کیسے بنا سکتے ہیں. اچھا, پہلے آپ رسپونڈ کر دیں اور پھر اس کا جواب بھی مجھے دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کیسے چلاتے ہیں جی 300 کنال کا گھر. وہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں ان سے 1 کنال کا کرایہ کا گھر نہیں چلتا اتنے ٹیکس جب وہ دے رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ منیب جیسے عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک بغض کا قانون ہے. دیکھیے قانون تو وہ ہے جو پاکستان کے ایوان نے پاس کیا. پاکستان کے ایوان نے نیب کا قانون جو تھا, اس کے اندر امینڈمنٹس کب کی, پاکستان کے ایوان کے اندر جو یہ نیب کا جو قانون ہے اس کو کس نے تشکیل دیا, اس کے آرکیٹیکٹس کون ہیں, کون ہے وہ پاکستان کے عوامی نمائندے جو پاکستان کے اس نیب کے اکاؤنٹیبلٹی کے قانون کے آرکیٹیکٹس ہیں. وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اپنے دور حکومت میں ان کو اتنا اختلاف ہے اس کالے قانون سے, تو اس کالے قانون کو اپنے دور حکومت میں انہوں نے تبدیل کیوں نہیں کیا, اس کالے قانون کو جو یہ کہتے ہیں اس کو ختم کیوں نہیں کیا. پہلا سوال تو ہمارا ان سے یہ بنتا ہے, یہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے دور حکومت کے اندر کہ ہم آئیں پاکستان تحریک انصاف احتساب کے منشور کے ساتھ, احتساب کے بیانیے کے ساتھ, اور آتے سار ہم احتساب کے اہم ادارے کو جو ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے کسی بھی جمہوریت کے اندر, کیونکہ عوامی نمائندے, اور میں جانتی ہوں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی پارٹی یہ نہیں سمجھتی کہ عوامی نمائندے عوام کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, عوامی نمائندے پاکستان کے عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ ایلیگیشن ہو کہ آپ نے 14.5 ارب کا آشیانہ ہاؤسنگ کے اندر خود بدھ کی اور آپ سے سوال نہ پوچھا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہی ملازم کی تنخواہ 18,000 ہو اور 17 ارب کی مد میں آپ کے اکاؤنٹوں کے اندر پیسے آئے ہوں اور آپ پاکستان کے عوام کو جواب دینا ہو کہ وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آئے, ان کی سورس آف انکم کیا ہے. اور دیکھیں یہ سب چیزیں منیب, ایک اور بات, یہ من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں, یہ سب چیزیں حقائق پہ مبنی ہیں. پاکستان کے احتساب کے ادارے کے پاس میں ان کی سپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن جہاں تک ہم جانتے ہیں دستاویزات موجود ہیں, اکاؤنٹس ہیں, گواہان ہیں, لوگ ہیں جو اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ منصب سنبھالنے والے پاکستان کے ایکس وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی اولاد نے پاکستان کی عوام کے پیسے کا استحصال کیا, فرنٹ مین لگائے. ان سے نیب نے کچھ آپ نے فرمایا یہ سوال ویلڈ ہے. تو پھر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ, لاسٹ پوائنٹ دیکھیں منیب, لاسٹ پوائنٹ دیکھیں, لاسٹ پوائنٹ یہ کہ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا اعلیٰ منصب سنبھالا, آپ کے بھائی ملک کے وزیر اعظم رہے 3 دفعہ منتخب, اور آپ وزیر اعلیٰ پنجاب, اور آپ یہ بھی نہیں جانتے, کیا آمرانہ سوچ ہے کہ آپ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر قوانین ہیں,
पाकिस्तान के अंदर कानून राइज है। हम एक कैंगरू कंट्री नहीं है, हम एक डेमोक्रेसी है फंक्शनिंग, जहां अवामी नुमाइंदे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जवाबदेह होते हैं अपने। क्या आप ये कहते हैं कि अकाउंट खोल लिया तो कौन सा कानून, कौन से कानून मजाक का केस है? मुझे तो इसकी मंतक ही समझ नहीं आती। मुझे भी बड़ा अजीब लगा, वो खुद भी कानूनदान है, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे जो आज एहसन इकबाल साहब ने पूछा है, वज़ीर आज़म कैसे चलाते हैं 300 कनाल का घर, कैसे चलाते रहे हैं इतने टैक्स के साथ? मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जहाँ तक मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात है, देखिए इन्होंने ये सियासी इंतकाम की बात करते हैं कि हम सियासी इंतकाम करते हैं। एक्चुअली सियासी इंतकाम में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बिलीव करती है और जिसने सियासी इंतकाम की तारीफ रकम की वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, और सैफुर रहमान जो हैं वो इनका पोस्टर चाइल्ड है सियासी इंतकाम का। और ये क्योंकि ये खुद ऐसा सोचते हैं, ये सोचते हैं कि हर कोई सियासी इंतकाम करता है। जहाँ तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात है, देखिए इन्होंने क्या किया, सियासी इंतकाम कर कर ये जानते हुए कि उन्होंने कभी पाकिस्तान के अंदर 2018 से पहले आला मनसब नहीं संभाला, उनके ऊपर एक सियासी केस किया पाकिस्तान की आला अदालत में। हमने क्या किया? हमने शोर नहीं मचाया, हमने अदालत को मुतनाज़ा नहीं बनाया। हमने क्या किया? हमने 17 साल के अपने रिकॉर्ड्स पाकिस्तान, सुन लीजिए नो मुनीब, इट्स इंपॉर्टेंट, पुट इट ऑन रिकॉर्ड। नहीं, लेकिन यही है ना कि हम जवाब दे चुके हैं, दस्तावेजात दे चुके हैं, बनी गाला के बारे में बता चुके हैं। पहली दफा चलता कैसे है घर, 300 कनाल का घर चलता कैसे है, वो ये पूछ रहे हैं। देखिए घर किसका, मेरा घर कैसे चलता है, किसी और का घर कैसे चलता है, वज़ीर आज़म का घर कैसे चलता है, अगर उसके बारे में भी ये पता करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फाइल करें। लेकिन हम इनकी तसल्ली कर चुके हैं पाकिस्तान की आला अदालत। हो गया जी, आप हुकूमत तसल्ली करा चुकी है, इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में करा चुके हैं। ठीक हो गया मलिका बुखारी साहब। लास्ट पॉइंट, हम नहीं कहते कि हम जवाबदेह नहीं है, हम जवाबदेह हैं। हमसे सवाल पूछे, हम 12 जवाब देंगे। हम अज़मा बुखारी साहब क्विकली का जवाब देंगे। जी अज़मा बुखारी साहब, आप कुछ पूछना चाह रही? देखिए, अभी जवाब मिल गया ना, अभी आपको जवाब मिल गया। जवाब का मतलब होता है जवाब है। अब वजीर आजम होते हुए 8 से 10 करोड़ रुपया उन्होंने कैसे लगाया, कहां शो किया है, कहां लगाया, सेल किया है। और ये जिस पर सादिक और अमीन उन्होंने बड़ा इतराती है ना, जमान पार्क में भाई 6 महीने पहले खानदानी घर को गिराकर एक नया महल तामीर किया गया है। उस महल के ऊपर 8 से 10 करोड़ रुपया लगा। यही तो क्या चेयरमैन आपको जाओ देख लो। अभी जो इतनी एग्जांपल दे रही थी सफ्तान खान फलाना, उनमें से किसी को सजा हुई? वो 2-3 महीने जो है वो जेल में रह के वो एक बैलेंसिंग एक्ट करके वो बाहर आ गए, वजीर लगे हुए आजम सवाती को सजा हो गई थी। मेरी गुजारिश ये है, हमने सर्व किया था, 1 मिनट मुनीब 1 मिनट, हमने सर्व किया था, हम दे के गए हैं इस मुल्क को। 1 मिनट आपको सुन लिया ना मलिका, ऐसा ना करें प्लीज। आपकी बात मैंने अनइंटरप्रेटेड सुनी थी। आपका सादिक और अमीन जिस केस में आप डिक्लेयर हुए हैं ना, उसका एनओसी आज भी फेक है, रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, वहां पेश हुआ और कहा गया कि फेक एनओसी है। यूनियन काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जिसका लेटर लगाया हुआ था। अच्छा। और मोहतरमा जमाइमा खान जो है वो किसी तीसरे बंदे के थ्रू मनी ट्रेल भेज रही थी। वो मनी ट्रेल जो है वो जायज करार पाई। आप बाकी ओहदे पे नहीं थे। अब आपने जो जमानत पार का घर बनाया वो ओहदे पे होते बनाया है, और जब आप ओहदे पे नहीं थे आप ज़कात और खैरात खाते रहे। उसका आज भी आपको इलेक्शन कमीशन 5 साल से पूछ रहा है कि वो ज़कात और खैरात का जवाब दे दें। आप वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अलीमा बाजी की सिलाई मशीनें जो है उसके ऊपर जो है हो जाते हैं। इतना कानून अंधा नहीं है। कानून आपके घर की लॉन्ड्री जरूर होगी, लेकिन इतना कानून वक्त खत्म हो रहा है। मैं चॉइस साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, और शिबली फराज बता चुके हैं। ठीक है चॉइस साहब, सर को इसका आपका कंक्लूडिंग रिमार्क आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो बैटल ग्राउंड है उसके अंदर हुकूमत और पीएमएलएन ज्यादा आजकल फ्रंट पे। नहीं देखिए, ये नहीं इशू के कौन फ्रंट पे है। देखिए, हम बड़ा सादा सा सिंपल सी बात है कि एक तो इन्होंने जितने झूठ बोले हुए थे वो सारे यहाँ होते चले जा रहे हैं। अभी कुछ 2019 की रिपोर्ट्स आई हैं, आप जरा पढ़ लें। करप्शन पे आई है, वो 117 पे था, 120 पे चले गए हैं। डेमोक्रेसी पे आई है, 108 पे था, 112 पे चले गए हैं। ह्यूमन राइट्स पे ग्रेड ही कोई नहीं मिला पाकिस्तान को। और बाकी चीजें भी जितनी हैं, 10 के 11 रिपोर्ट्स आई हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की देख लें, बाकी लोगों की देख लें, तो उस पे आप जरा एक तो इनकी कारकर्दगी को देख लें, एक कारकर्दगी को देख लें, दूसरा जो है वो ये जो एहतसाब है उसको देख लें कि किस तरह से इंतकाम है। यानी बाबर अवान साहब को राजा परवेज अशरफ साहब बतौर वजीर 35 खत लिखते हैं, वो बरी नहीं होते, तो जिसको लिखे जाते हैं वो बरी हो जाते हैं।
यानी ये अजीब व गरीब इस मुल्क का तमाशा है। हम इनसे ये कहते हैं, हम इनसे ये कहते हैं कि देखिए ये अब तो ये ओहदों पे बैठे हैं ना, अब तो ओहदों पे बैठे हैं ना। इन्होंने कहा था कि एहतसाब हमसे शुरू होगा, तो शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। चीनी की रिपोर्ट आ गई है, उसमें से वजीर आजम ने पास किया है, वजीर आला है, वजीर तजारत है, असद उमर है। वक्त खत्म हो गया सर, वो सबका और शुरू करें और शुरू करें। और हमें जो मैं आपके प्रोग्राम में वादा करता हूँ, ये अपने से शुरू कर लें। मुझे जो मेरी पार्टी का बंदा चाहिए होगा, मेरे समेत हम आ जाए। चले ठीक, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा चौधरी मंजूर साहब का, साहबा का, आजमा बुखारी साहबा का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का इंटरव्यू हामिद मीर साहब ने किया प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। कुछ बहुत अहम बातें जनरल साहब ने की, उस पर एक तज्जिया हम हासिल करेंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब का, क्योंकि भारत के हवाले से ये खदशा पाकिस्तान हमेशा से पाकिस्तान ने इसको फ्लैग किया है कि कोई भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है और कोई इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा फिर भी किया जा सकता है जिसका हदफ ये होगा कि किसी न किसी तरह से दुनिया का जो फोकस है वो कश्मीर से हटे, भारत के अंदरूनी मामलात से हटे और एक दफ़ा फिर हालात ऐसे हों जिसके ऊपर सवाल उठाया जा सके। एक ब्रेक के बाद हम उस पर बात करेंगे और साथ रहिएगा। एक स्टेज सेट की जा रही है अगले आने वाले चंद माह में पाकिस्तान के ऊपर की तरफ जारियत करने की, एक एडवेंचरिज्म की। लेकिन उनको ये समझने की जरूरत है कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी मिलिट्री एडवेंचरिज्म एंड दोज कॉन्सिक्वेंसेस विल बी अनकंट्रोलेबल और अनइंटेंडेड। सो लेट्स नॉट प्ले विद फायर हियर। इसका मकसद ये है कि लेटली हिंदुस्तान को कई फ्रंट्स पे हजीमत का सामना हुआ है, बहुत शर्मिंदगी हुई है। अगर मैं पहले जिक्र करूं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो इंडिया और चाइना की जो हालात चल रहे हैं, अंदर 3 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, वहां पे सख्त शर्मिंदगी का सामना है। उसको ये किसी न किसी तरह डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे भी आपको मालूम है कि उन्होंने नक्शों का जो बाउंड्री का मसला हुआ है इनके साथ, वहां पे भी काफी शर्मिंदगी हुई है। फिर इंटरनली अगर आप देखें तो जो कोरोना वायरस की मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत से मसाइल सामने आए हैं। भारत शायद कभी भी इस हद तक फैशिस्ट रियासत के तौर पर सामना नहीं आया जिस तरह वो आजकल आया है, और पूरी दुनिया उसे कंडेम कर रही है। पूरी दुनिया में भारत के हवाले से जो तासुर है वो बहुत तेज़ी से ये उभर रहा है कि बड़ी रोग स्टेट है, और नरेंद्र मोदी ने इस रियासत का जो हुलिया बिगाड़ा है वो मज़ीद ख़राब हो रही है। आज कुछ देर पहले हामिद मीर साहब के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जियो न्यूज़ पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब जो कि DGISPR हैं, उन्होंने कुछ अहम बातें की और ख़दशा ज़ाहिर किया उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बात करते हैं। और ये भी तंबीह की गई DGISPR की तरफ से, एक मैसेज जो पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ भारत की तरफ से किया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कि शायद अनकंट्रोलेबल होंगे। इस तमाम गुफ्तगू का मकसद क्या है और इसका जो मिलिट्री एस्पेक्ट है या स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट है, ये जानने के लिए हम चलते हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब के पास। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा, ये आपने DGISPR की भी गुफ्तगू सुनी, अब भारत की जो सिचुएशन है इंटरनल, आप बखूबी जानते हैं, पढ़ते भी हैं, देख भी रहे हैं मामलात को, अब पाकिस्तान के लिए हमारा कंसर्न इस वक्त क्या होना चाहिए? हम ये तो कह रहे हैं कि भारत कुछ ना कुछ ड्रामाबाजी दोबारा कर सकता है, लेकिन मजीद क्या कंसर्न होगा हमारा? देखिए, बात ये है कि अगर आप पुलवामा को ले लें जो उस वक्त हुआ, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, उसको रेप्लिकेट कर लें। ठीक है जी। पुलवामा का वाक़या हुआ और पाकिस्तान पे घंटे के अंदर अंदर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। अब भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर दिया जाएगा और कोई न कोई ऐसा, कोई ये वीडियो क्लिप है जी, ये वो है, फलां है, कोई फ्रॉडुलेंट चीज़ निकाल के ले आएंगे। उसके बाद ये होगा कि अगर तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको कहती है, जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, ये तब होता है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो सबूत नहीं मांगा। उन्होंने भारत से कुछ नहीं पूछा कि भाई तुम कह रहे हो कि ये पाकिस्तान ने किया है, सबूत किधर है, शवाहिद किधर हैं। बस वो एक यकीन था, क्योंकि भारत ने प्रोपेगेंडा से अरसा दराज से एक पिक्चर पेंट की, पाकिस्तान का एक इमेज उनके जहन में बिठा दिया कि पाकिस्तान ही है जो सब कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। लिहाजा
किसी ने रोका नहीं, किसी ने मजम्मत नहीं की। उन्होंने कहा जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। पॉम्पियो ने कहा, फ्रांस ने कहा, P5 कंट्रीज में से मेरे ख्याल है एक ने शायद नहीं कहा, बाकी तकरीबन सब ने कहा। और जब उस दिन रात को उन्होंने हमारी LOC 1971 के बाद पहली दफा जब LOC क्रॉस की तो किसी ने कोई मजम्मत नहीं की, और दुनिया सारी ने क्योंकि उनको क्लियर किया हुआ था तो उसकी एक इंटरनेशनल नजरों में एक लेजिटिमेसी मौजूद थी। इसके बाद हमने मिलिट्री रिस्पांस दी, वो ठीक हो गई। हमने मिलिट्री रिस्पांस पे बगलें बजाई, बड़े खुश हुए। लेकिन वो जो काम भारत ने किया जो 1971 के बाद पहली दफा हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस की गई, वो उस पे हमने कोई बात नहीं की। अब चीज ये है कि ये अलग बात है, हमारे अपने हालात ऐसे थे कि हमारी एयरफोर्स ने टेक ऑफ किया और भारतीय जहाज पेलोड फेंक के भाग गए, वरना अगर मदरसे पे या इधर उधर तो वहां तो बच्चे हैं, बड़े तो हैं ही नहीं। अगर 150-200 बच्चा मारा जाता, आप सोचते 200-300 जो भी मदरसे में थे, तो मुल्क में कितना बड़ा कोहराम होता। असल तो चीज वो थी जिसको एड्रेस करना था। अब चीज ये है कि अगर आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी यही समझती है, भारत को इसका अंदाजा होगा कि जो कुछ वहां पे है पाकिस्तानी करा रहा है, और अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो पुलवामा की तरह कुछ कराते हैं और उनको आज भी ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि हाँ पाकिस्तान ने किया है और अब भारत को सख्त करना चाहिए, तो भारत के पास एक जवाब बन जाएगा, एनकरेजमेंट उसको इंटरनेशनल मिल जाएगी, चुनाचे वो ये हरकत करेगा कोई ना कोई अक्रॉस द LOC। अब ये जो करेगा इसका वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने देखा कि जो चाइनीज के साथ इनका मसला हुआ लद्दाख में या सिक्किम साइड पे, वो तो इनको सांप सूंघ गया ना, क्योंकि इनके पास हल कोई नहीं उसका। सही है। बड़ी सीधी सी बात है कि मजाकरात उससे चाइनीज जाने तो नहीं लगे, और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जा नहीं सकते क्योंकि इसकी करारदादें तो खुद उन्होंने तोड़ी हैं, ये तो मुतनाज़ा इलाका था सारा। और फिर उसके बाद ये है कि ताकत इतनी पाँव में है नहीं कि उसको ताकत से उठा के बाहर फेंके। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें बाकी नाकामियां जो DGISPR गिनवाते रहे हैं बहुत सारी हैं। कश्मीर में भी ये जलील हो रहे हैं क्योंकि वहां पे लोग अभी तक उठे हुए हैं, हथियार उठा के इनके खिलाफ हैं। तो असल चीज ये है कि अपनी कौम को जवाब क्या दें। लेकिन ये इतनी बेवकूफ कौम है कि इनके अंदर इसने पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भर दी है कि ये अपनी तमाम मुसीबतें और चाइना के हाथों जिल्लत हर चीज भूल जाएंगे अगर मोदी आज कह दे कि मैंने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, मैंने पाकिस्तान को ये कर दिया। तो उसका कैरियर बच जाएगा, उसकी सियासत बच गई, उसके सारे काले करतूत बच गए। इंटरनेशनली जो कुछ भी ह्यूमन राइट्स का रोना धोना है वो सारा एक तरफ, ये उसकी कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी। तो ये वो वजह है, ये वो चीज है जिसकी वजह से हमें ये ख्याल है कि ये मोदी करेगा। अब उसके इवेंट्स जैसे हुए हैं वो देख लें कि पहले इन्होंने ये क्वाडकॉप्टर्स हमने 2 इनके मार गिराए, LOC इन्होंने बड़ी हॉट रखी हुई है। इनके लीडर्स कह रहे हैं कि जनाब यहाँ लॉन्च पैड है, हम उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये बहाना, अभी लॉन्च पैड हम तो हजारों दफा क्या बैठे हैं कि यार जिसको मर्जी भेजो जाके चेक करें। सही है, बिल्कुल। फिर इन्होंने ये एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा कराया, कार इन्होंने 2 दिन पहले उड़ाई, 2-3 दिन पहले। अब हमारे स्टाफर जो हैं वो वहां से 2 निकाल दिए। तो ये आप एक माहौल गर्म कर रहे हैं, जंग की तरफ आप लेके जा रहे हैं कि जनाब इनका एम्बेसडर वापस हो जाएगा, ये हो या नहीं। आप एक ऐसा माहौल खड़ा कर रहे हैं जहां फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो कह सकें ये कि जनाब ये तो पहले ही कहीं जासूसी कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, तो दे वर ऑलरेडी पाकिस्तानीज आर आउट टू डू दिस थिंग। बिल्कुल उन्होंने किया तो अब तो ये वो चीज है जो हमारे फॉरेन ऑफिस ने और किसी ने नहीं की। सही है। हमें ये करना था कि जो हमें सेंसिटिव होना चाहिए था, हमारी सॉवरेनिटी जो वायलेट हुई है उस पर। मिलिट्री रिस्पांस तो आज भी आपके DGISPR ने कहा कि जी फिक्र नहीं, आप आए, यू विल गेट अ माइटी रिप्लाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। लेकिन हमने क्या P5 वो कंट्री जो पॉम्पियो ने कहा था कि जनाब इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, प्राइम मिनिस्टर वहां गया, हमारे चीफ गए, सब लोग गए हुए थे। क्या उनसे पूछा कि जनाब आपने जो उनको कहा था इंडिया रिटेन्स द राइट, आपके पास क्या था सबूत, कौन सी चीज थी जिसकी वजह से आपने ये कहा? ठीक है, हमें तो इंडिया ने ये सबूत दिया है जिसकी बुनियाद पर सारा झूठ है। ठीक हो गया यानी कि मिलिटरीली तो हमारा रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सिफारती सतह पर हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, और जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे थे ज़्यादा एग्रेसिवली करने की जरूरत है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनरल रिटायर्ड अहमद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।